हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग, स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, काफी खतरनाक कहानी है। ये कहानी हमें भेजी है कनाडा से सरबजीत ने। सरबजीत अभी कनाडा में रहती हैं, बट जब वो इंडिया में रहती थी तो जो उनकी फैमिली थी इंडिया में, और उनकी फैमिली के साथ ये जो घटनाएं हुई हैं, ये जो चीज़ें दर्दनाक हॉरर चीज़ें हुई हैं, उसके ऊपर ये कहानी है और बहुत स्केरी और बहुत ही तगड़ी कहानी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे एंड तक ज़रूर सुनेंगे। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग यूट्यूब पे तो हैं, जहाँ पे आप ये वीडियोस वगैरह देखते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग स्पॉटिफाई पे भी हैं। तो स्पॉटिफाई पे भी आप अगर स्टोरीज बाय डी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे हमारा पॉडकास्ट मिल जाएगा। जस्ट इन केस आप ड्राइव कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, तो आप स्पॉटिफाई पे भी हमारे वीडियोस को, हमारी कहानियों को सुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं हर बार बताता हूँ कि आपके साथ भी अगर ऐसी कोई ब्लैक मैजिक या कोई हॉन्टिंग या कोई ऐसी डरावनी कहानियाँ हुई हैं, आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं और आप वो शेयर करना चाहते हो, तो आप ईमेल आईडी है हमारी ये, इस पे आप हमें मेल कर सकते हो। एंड मेल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस नोट्स पे कहानियाँ भेज सकते हैं, हम आपस में बात भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं कहानियाँ, और फिर उन कहानियों को हम यहाँ पे फीचर कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कहानी शुरू करने से पहले। आप में से काफ़ी सारे लोग हमें ऑडियो के लिए कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि आवाज़ नहीं आती वीडियो में, आप तेज़ बोला करो, आवाज़ बढ़ाओ, ये करो। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हर किसी की ना आवाज़ थोड़ी डिफरेंट होती है। मेरी जो आवाज़ है इसमें बेस बहुत ज़्यादा है, और जो पिच है ना वो ऑटोमेटिकली थोड़ी कम है, भगवान ने बनाया ऐसे। तो आप अगर मुझे रियल लाइफ में भी सुनोगे ना, तो आपको मेरी आवाज़ काफ़ी पसंद आएगी, काफ़ी हैवी लगेगी, उसमें बेस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मोबाइल फोन्स होते हैं ना, उसके स्पीकर में वो बेस का आइडिया नहीं आता है, खाली पिच सुनाई देती है। अगर आप यही ऑडियो को अगर आप ईयरफोन लगा के सुनोगे तो आपको मेरी आवाज़ बहुत डिफरेंट फील होगी, बहुत अलग लगेगी और बहुत ही अमेजिंग लगेगी। मोबाइल फोन में प्रॉब्लम ये होती है कि बेस नहीं आती, इसलिए वो आवाज़ थोड़ी सी कम लगती है। पर स्टिल हमारे जो वीडियो एडिट होते हैं वो पूरी एक प्रोफेशनल टीम एडिट करती है। हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस में, आईफोन में, एंड्रॉइड फोन्स में, टीवी में, लैपटॉप में, सब में वीडियो प्ले करके ही पब्लिश करते हैं। तो सब में जब आवाज़ हमें ओके लगती तभी हम पब्लिश करते हैं। बट होता क्या है, बाकी सारे लोगों को तो कंप्लेन नहीं आती, बट कुछ लोगों को कंप्लेन आती है। तो उसमें क्या होता है ना दोस्तों, आई मीन इट्स नॉट अ जोक, बट क्या होता क्या है, जो मोबाइल फोन्स होते हैं ना, मोबाइल फोन की जो, अगर आपका फोन थोड़ा पुराना हो गया, स्पीकर्स में डस्ट वगैरह घुस जाती है, थोड़ी वॉल्यूम कम हो जाती है। कई सारे जो सस्ते वाले फोन होते हैं उसकी स्पीकर क्वालिटी इतनी कम होती है कि वो आवाज को ना मॉड्यूलेट नहीं कर पाते। तो एक बार ना कोई और डिवाइस में जरूर मेरी आवाज या ये वीडियो सुन के देखना, फिर भी आपको अगर लगे कि आवाज कम है या सुनाई नहीं दे रही है, तो फिर उसके लिए तो दोस्तों आपको ईयरफोन्स ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अगर और तेज बोलूंगा तो होगा क्या ना, आवाज फट जाएगी और वो और ज्यादा गंदी सुनाई देगी, क्योंकि स्पीकर की भी और माइक की भी एक लिमिटेशन होती है। खैर, आप मुझे कमेंट में बताना जरूर कि आपको आवाज कैसी आ रही है, और ईयरफोन में आप सुन के देखना, मजा आएगा आपको। एंड सो दैट्स इट, अब कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये कहानी हमें भेजी है सरबजीत ने कनाडा से, और ये तब की कहानी है जब वो इंडिया में रहती थी। और ये कहानी उन्होंने बताया कि 2015 में हुई कहानी है। अच्छा, ये कहानी की जो मेन किरदार है वो है सरबजीत की सगे चाचा की बेटी हरप्रीत, उसकी सगी कजन। अब सरबजीत की फैमिली और हरप्रीत की फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी, और वो एक ही घर में रहते थे। सबसे पहले इन दोनों के परिवारों के बारे में आपको बताता हूँ। तो सरबजीत की जो फैमिली थी उसमें सरबजीत, उसके मम्मी और उसके पापा, बस 3 ही लोग थे। पर जो हरप्रीत की फैमिली थी, हरप्रीत की फैमिली में हरप्रीत, उसके मॉम, डैड और साथ में उसके 2 भाई भी थे। इसी के साथ उस सेम घर में इनके दादा दादी भी रहते थे। कजन थे ना, तो दादा दादी कॉमन थे। अब सब लोग मिलके एक ही घर में रहते थे, एक ही छत के नीचे रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पे सरबजीत लोग रहते थे और फर्स्ट फ्लोर में हरप्रीत लोग रहते थे। और ये लोग ना आपस में काफ़ी अच्छे से, भाईचारा से, मतलब बहुत ही हैप्पीली वो लोग रह रहे थे। अब सरबजीत ने हमें बताया कि ये पूरा किस्सा, ये पूरी कहानी तब हुई थी जब हरप्रीत 2015 में अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। अब मैंने आपको बताया ना, इस कहानी का जो मेन किरदार है वो हरप्रीत है। अब हरप्रीत के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हरप्रीत ना बचपन से ही बड़ी इंटेलिजेंट लड़की थी। जो भी काम वो करती थी ना, उसमें बेस्ट करती थी। स्कूल में भी टॉप करती थी, मतलब वो कोई भी काम करती थी तो उसमें बेस्ट ही करती थी। दिखने में भी हरप्रीत बड़ी सुंदर थी, साधारण थी भाई। 5 फुट 9 इंच उसकी हाइट थी, लंबे लंबे बाल थे, गोरी चिट्टी एकदम, और सबसे खूबसूरत थी उसकी आंखें। उसकी ना हल्की हल्की सी हरी रंग की आंखें थी, वो बड़ी खूबसूरत लगती थी। अच्छा, हरप्रीत ना होशियार थी, पढ़ाई में 1 नंबर थी, पर वो ना नेचर से भी बड़ी बबली और बड़ी फ्रेंडली थी। जब वो कॉलेज में गई ना, तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बने वहाँ पे। हरप्रीत जहाँ भी जाती ना, जिस भी इन्वायरमेंट में होती, वो हर किसी से बात कर लेती थी, बिल्कुल बेझिझक होके। तो उसके कॉलेज में काफी सारे फ्रेंड्स बने, और ऐसे ही उसकी एक फ्रेंड बनी जिसका नाम था मैत्री मिश्रा। अब
अब वैसे तो हरप्रीत के बहुत सारे दोस्त थे, पर मैत्री से हरप्रीत की दोस्ती कुछ ज्यादा ही अच्छी हुई। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। अब हरप्रीत और मैत्री दोनों साथ में घूमने जाते, साथ में खाना भी खाते थे, बातें शेयर करते, शॉपिंग करने साथ जाते, कॉलेज के सारे असाइनमेंट्स तक साथ वो करते थे। वो दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। और आपको पता है ना बेस्ट फ्रेंड्स कैसे होते हैं, बस वैसे ये दोनों थे, एकदम एक साथ सब कुछ करते थे। धीरे धीरे जैसे कॉलेज आगे बढ़ा, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ा, तो मैत्री और हरप्रीत ज्यादातर टाइम स्टडी लाइब्रेरी में बिताने लगे। अब क्योंकि हरप्रीत, मैंने आपको बताया था ना, शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो वो हर बार टॉप करती थी, हर जगह फर्स्ट आती थी। तो उसी बात पे हरप्रीत के फादर ने छत पे हरप्रीत के लिए एक रूम बना दिया, ताकि उसको ना किसी भी चीज़ से डिस्टर्बेंस ना हो। वो जो रूम था ना, एक बहुत सुंदर सा बेडरूम था, प्यारा सा, और साथ में उसमें एक स्टडी भी थी। अब हरप्रीत अपने रूम में शिफ्ट हो जाती है एंड शी वॉज एंजॉइंग हर प्राइवेट स्पेस। उस एज में अपना खुद का स्पेस होना, रूम होना, सबको अच्छा लगता है। हरप्रीत उस रूम में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करने लगी, उस रूम में ज़्यादा रहने लगी। ऑब्वियसली उसकी प्राइवेट स्पेस थी और पढ़ाई के लिए भी वो काफ़ी सीरियस थी। उसकी मॉम जितने बार भी ऊपर जाती ना खाना वगैरह लेके, तो वो देखती कि हरप्रीत पढ़ाई ही कर रही है। अब ऐसे ही करते करते टाइम बीत जाता है। हरप्रीत अपने रूम में ही पढ़ाई वढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे क्या होता है ना, हरप्रीत का घर के बाकी लोगों से इंटरेक्शन काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि वो अपने रूम में ही ज़्यादा रहने लगती है। उसका नीचे आना, लोगों से बातचीत करना, साथ में डिनर करना, लंच करना, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब घर में बाकी लोगों को भी धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि सरबजीत कुछ ज़्यादा ही अपनी पढ़ाई में घुस गई है। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, पढ़ाई करना अच्छी बात है, पर पढ़ाई में ऐसा भी नहीं घुस जाना है आपने, किसी भी एक्टिविटी में कि आप अपनी ज़िंदगी, आस पड़ोस के लोग, अपनी एक्टिविटी सब कुछ ही भूल जाओ। सरबजीत का रूटीन अब ऐसा हो गया था कि सरबजीत अब कॉलेज जाती थी, कॉलेज से वापस आती थी और सीधे अपने रूम में, ना वो नीचे आके खाना खाती थी, ना वो किसी से बात करती थी। अपने ही परिवार में लोग उससे बात करके कई दिन हो जाते थे। मतलब आप सोचो, आप एक ही घर पे रह रहे हो और 3 दिन 4 दिन तक आपको अपनी बहन नहीं मिल रही, बेटी नहीं दिख ही नहीं रही है, वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही। ऊपर खाना पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया, नहीं पहुंचाया तो खाना मांगने भी नहीं आएगी। तो घर में ना ये सारी हरकतें ना लोगों को बुरी लगने लगी है उसकी। अब सरबजीत, जिसने कहानी में भेजी है, सरबजीत की कजन सिस्टर थी सुखी, वो भी ना उस सेम कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें हरप्रीत पढ़ती थी। तो सुखी ने एक दिन सरबजीत को बताया है कि दीदी, ये हरप्रीत दीदी अकेले अकेले क्यों रहती है कॉलेज में? पहले तो अक्सर वो मैत्री दी के साथ घूमती थी, पर अब मैं देखती हूँ कि वो मैत्री से भी अलग रहती हैं और वो किसी से बात भी नहीं करती, वो अकेले बैठी होती हैं। उनसे अगर आई कॉन्टैक्ट हो जाए तो वो हेलो हाय भी नहीं करती। सुखी बताती है कि एक दिन मैं गई थी लाइब्रेरी, तो मैंने वहाँ पे हरप्रीत दीदी को देखा। फिर मैंने देखा कि मैत्री दीदी भी बैठी है, पर वो अलग बैठी है, वो दूर बैठी है, किसी और दोस्तों के साथ बैठी है। तो मैं तो बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि ये लोग तो हमेशा साथ ही बैठते थे। फिर मुझसे रहा ही नहीं गया, तो मैं जाके हरप्रीत दीदी को पूछ लिया कि क्या हो गया दीदी, मैत्री दीदी से आपकी कोई लड़ाई हो गई है क्या? पर उस बात पर हरप्रीत दीदी ने बिल्कुल मेरे को जवाब नहीं दिया, मुँह मोड़ लिया। जब सरबजीत को ये बात बताई सुगी ने, तो सरबजीत को बहुत ही वियर्ड लगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि घर पे भी उसका बिहेवियर देख रही थी ना हरप्रीत का। हरप्रीत किसी से बात नहीं कर रही, कट ऑफ सा रह रहा है, वो स्कूल में अपने बेस्ट फ्रेंड से भी दूर हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं आप डॉट्स कनेक्ट करते हो और आपको सारी चीज़ें अजीब लगने लगती हैं। एंड प्लस आप थोड़ा ध्यान से भी सारी चीज़ें सुनते हो, क्योंकि आपकी बहन है आफ्टर ऑल वो। अब घर पे भी लोग ना आपस में बात करने लगे थे कि हरप्रीत को ना शायद बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि तभी तो वो इतना वियर्ड बिहेव कर रही है ना, नहीं तो वैसी लड़की तो थी ही नहीं। फिर खैर सबका ये कहना था कि चलो बच्ची है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, अभी पढ़ाई के प्रेशर में भी है, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब खैर हरप्रीत का तो ये सब चल ही रहा था, पर फिर इनके परिवार में एक संकट आता है। संकट ये आता है कि इनकी दादी, जो कि वैसे काफ़ी बूढ़ी थी, वो एकदम से काफ़ी बीमार पड़ जाती हैं। उनको हॉस्पिटल लाया जाता है और चेकअप किया जाता है, और चेकअप में पता चलता है कि उनको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज कैंसर। अब जब ये बात लोगों में फैली, तो सारे रिलेटिव्स एक एक करके घर पे आने लगे मिलने के लिए दादी से। अब जो भी घर पे आता वो सब लोगों से मिलता, और हर कोई फिर हरप्रीत के बारे में पूछते। पर हरप्रीत, इतने सारे लोग आए, सब ने उसके बारे में पूछा, पर हरप्रीत एक से भी मिलने नीचे नहीं आई। भाई हरप्रीत जाने, उसकी पढ़ाई जाने और उसका कमरा जाने, बस। अब सबको हरप्रीत की माँ बोल बोल के थक गई कि वो पढ़ाई कर रही है। पर फिर सब लोगों का यही सवाल होता था कि यार ऐसी भी क्या पढ़ाई कि तुम, कोई मर रहा है, किसी की इतनी खराब हालत हो गई और तुम नीचे तक नहीं आ रहे हो देखने के लिए। पर अब और क्या ही बोलती उसकी माँ ना लोगों को। इसके बाद गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, कॉलेज बंद हो जाता है। पर सरबजीत बताती हैं कि तब भी जब कॉलेज वगैरह पढ़ाई वढ़ाई सब रुक जाती है, तब भी हरप्रीत नीचे ही नहीं आती थी। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत वियर्ड चेंज आता है हरप्रीत में। हरप्रीत ना जो भी रिलेटिव्स घर पे आते हैं उनको अंकल आंटी करके बुलाने लगती है। अब अंकल आंटी बोलना कुछ गलत नहीं है दोस्तों, पर उस इंसान को जिसको तुम बचपन से बुआ बोल रहे हो, चाची बोल रहे हो, उनको आप अंकल आंटी के नाम से एड्रेस करना
बहुत वियर्ड लगता है ये। ऐसा लगता है मानो आपने एक पल में ना किसी को पराया कर दिया हो। और हरप्रीत भी ऐसा ही बिहेव करती थी जैसे वो उनको जानती ही ना हो, पहचानती ही ना हो, बस फॉर्मेलिटी कर रही हो, बस हेलो हाय करके भी। मतलब अगर मैं अपनी बुआ को आंटी बोल दूं ना तो मैं तो भाई मेरी तो जाएगी पिटाई। तो आई कैन इमेजिन कि लोगों को कैसा लग रहा होगा, कितना अजीब लग रहा होगा। लोग भी हरप्रीत से बोलते थे कि बेटा क्या हो गया, मतलब अंकल बोल रही हो आज, या बेटा आंटी, मतलब क्या हो गया बेटा। पर हरप्रीत जवाब आप नहीं देती थी, वो एंटरटेन ही नहीं करती थी लोगों को। अब लोगों को बहुत अजीब तो लगता ही था ऑब्वियसली, पर क्योंकि ऑब्वियसली यार कोई मर रहा है उस घर में, किसी को कैंसर है, दादी बीमार है, तो फिर लोग इन चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देते थे। अब दोस्तों ये सब तो चलता रहा, फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है। सरबजीत बताती है लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। अब 6 महीने बाद दादी की फाइनली डेथ होती है। ऑब्वियसली घर में काफ़ी सैड मोमेंट होता है, और फिर जब किसी की डेथ होती है तो आपको पता ही है पाठ वगैरह चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। अब जब पाठ वगैरह चल रहे थे तो ऑब्वियसली बाहर से काफ़ी सारे लोग घर पे आने लगे, कुछ रिलीजियस लोग भी थे, रिलेटिव्स थे, तो काफ़ी सारे लोग नीचे आने लगे। अब हरप्रीत ने ना 6 महीने के दौरान नीचे आना बहुत ही कम कर दिया था, क्योंकि लोग आते थे तो शायद उसको लोगों के साथ कम, मतलब ये लोग तो ये सोचते थे कि उसको शायद अनकंफर्टेबल हो रहा है इसलिए वो नीचे नहीं आ रही है। अब ऑब्वियसली डेथ हुई है तो हरप्रीत पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे लोग। अब जब पाठ वगैरह चल रहे होते हैं, घर पे लोग वगैरह आए होते हैं, तो हरप्रीत एक दिन नीचे आती है और नीचे आके वो ऐसी बात बोल देती है कि इन सब का भाई दिमाग हिल जाता है। हरप्रीत बोलती है, मम्मी ये सब लोग कौन है, ये क्यों आ रहे हैं घर पे, क्या चल रहा है सब। अब हर कोई शॉक हो जाता है। हरप्रीत की मॉम उसको साइड में ले जाके बोलती है, बेटा दादी की ये पाठ चल रहा है तो क्या बोल रही है। तो हरप्रीत बोलती है कि दादी, हमारे साथ कोई दादी भी रहती थी, मजाक कर रहे हो क्या आप लोग, क्या चल रहा है सब। अब ये बात सुन के हरप्रीत की मॉम तो छोड़ो, हर कोई हैरान हो जाता है। हरप्रीत की मॉम तो रोने लगती है फूट फूट के। वो बोलती है कि मेरे को लग रहा है मेरी बेटी है ही नहीं, इसको कुछ हो गया है, इसको कहीं दिखाना पड़ेगा। पर उस समय पे अब क्या करते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली सिचुएशन ही ऐसी है। फिर उसके बाद खैर दाह संस्कार वगैरह जो भी एंडिंग रिचुअल्स होते हैं, वो एंडिंग रिचुअल्स वगैरह होते हैं, और जब वो सारे रिचुअल्स पूरे होते हैं तो हरप्रीत के ऊपर फिर सबका ध्यान जाता है। अब वो लोग ये नोटिस करते हैं कि हरप्रीत की जो अपीयरेंस है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो भी एकदम चेंज सा हो गया है। हरप्रीत जो कि इतनी खूबसूरत सी लड़की होती थी, मैंने बताया था ना, सुंदर, लंबी चौड़ी, एकदम ब्यूटीफुल लंबे बाल, सडनली उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ चुके हैं, डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, पतली सी हो गई है, चेहरे का जो तेज होता है ना वो एकदम जा चुका है, एकदम चेहरा डल हो गया है। बाल भी हरप्रीत के जो कि घने या लंबे होते थे वो एकदम पतले से हो गए हैं, झड़ने लग गए हैं उसके बाल। हरप्रीत की रूम की तो डेली सफाई होती थी, पर अब वो लोग नोटिस कर रहे हैं कि सफाई में तो उनको गुच्छे गुच्छे बालों के मिल रहे हैं, मतलब इतने बाल झड़ रहे हैं कि भाई हरप्रीत की मॉम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं, वो बहुत परेशान हो जाती हैं सब देख के। अब एक टाइम ऐसा आया कि हरप्रीत के इतने बाल झड़ने लगे, वो बिल्कुल वैसे ही झड़ते थे जब इनकी दादी को जब कैंसर हुआ था ना, तो उनकी जो कीमो वगैरह हुई थी उस टाइम पे जो बाल झड़ते थे ना, उतने बाल हरप्रीत के झड़ने लगते हैं। और इन सब चीज़ों से हरप्रीत की पूरी फैमिली तो सही, हरप्रीत की मॉम भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। हरप्रीत की माँ तो रोते रोते बोलने लगी कि मेरी बेटी को कैंसर तो नहीं हो गया। उसके बाद जिद करके हरप्रीत को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, सारे टेस्ट कराए जाते हैं, कैंसर रिलेटेड सारे टेस्ट, इतने महंगे टेस्ट होते हैं, वो सारे हरप्रीत के कराए जाते हैं। पर भगवान की दया से वो सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। पर उसके बाद ना ये टेंशन और हो जाती है कि यार ये मतलब हो क्या रहा है इस लड़की को। अब ऐसे ही एक दिन मेड हरप्रीत के रूम की सफाई करने के लिए जाती है, करीबन 10 बज रहे होंगे। वो जब मेड सफाई कर रही थी तो उसको एकदम से आवाज़ आती है टैप ऑन होने की। बाथरूम में टैप ऑन होता है तो मेड को लगता है शायद हरप्रीत अंदर ही होगी। फिर टैप ऑन होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है, मतलब खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, मल्टीपल बार जब होता है तो मेड को थोड़ा सस्पिशियस लगता है। तो मेड ऐसे बस आवाज़ मारती है कि हरप्रीत दीदी अंदर ही हो आप। अब जैसे वो आवाज़ लगाती है सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। मेड फिर 2-3 बार और आवाज़ लगाती है। मेड को एक्चुअली अंदर से वाइपर भी लेना होता है, तो वो कंटिन्यूसली आवाज़ लगाती है, पर जितने बार भी आवाज़ लगाती है अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद मेड जाती है और वो देखती है यार क्या चल रहा है अंदर, तो वो दरवाजे का हैंडल घुमाती है, दरवाज़ा खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है वो देखती है कि अंदर तो कोई है ही नहीं। अब मेड एकदम से घबरा जाती है, पता नहीं वो क्या सोचती है, वो घबरा जाती है और वो भागते भी नीचे जाती है। अब वो हरप्रीत की माँ को बताती है और हरप्रीत की माँ एकदम से डर जाती है, क्योंकि हरप्रीत की माँ ने 9 बजे हरप्रीत को कॉलेज जाते हुए देखा होता है। अब ये तो ऑब्वियसली मेड तो डर ही गई थी, साथ में हरप्रीत की माँ भी डर गई थी। अब ये सब तो देखो दोस्तों चल ही रहा था। इसके अलावा हरप्रीत का जो भाई था उसने भी ना कुछ अजीब चीज़ें नोटिस करनी शुरू करी थी हरप्रीत के बारे में। हरप्रीत का जो छत पे रूम था ना, उसके आगे कॉरिडोर सा था,
लंबा सा कॉरिडोर था, उसके बाद छत पे जाने का रास्ता था। होता है ना छत वाले कमरों में आप आते हो सीढ़ी से, फिर कमरा होता है, उसके बाद फिर आप छत पे जाते हो। तो वो जो कॉरिडोर था, हरप्रीत के भाई का नाम गुरप्रीत था। तो गुरप्रीत कभी कभी रात को उसको जब सूसू अगर आती थी तो नींद खुलती थी, तो वॉशरूम जाने के लिए जब वो उस कॉरिडोर के पास से गुजरता था तो उसको ऐसा लगता था मानो उस कॉरिडोर में ना कोई खड़ा है, मान लो जैसे किसी की परछाई सी दिखती है ना अंधेरे में, बिल्कुल वैसे। तो 2-4 बार तो उसको लगा कि यार ये अंधेरे में ना उसको वहम सा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली घर में सब नेगेटिविटी भी चल रही थी ना, किसी की डेथ वेथ हुई है, तो होता है ना आप सोचते अरे क्या मेरे दिमाग कुछ भी सोच रहा है टाइप, तो वो इग्नोर कर देता है। फिर एक रात वो उस कॉरिडोर से गुजर रहा होता है तो उसको ऐसे परछाई सी दिखती है, पता नहीं क्यों। इस बार वो उसको ध्यान से देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि हरप्रीत खड़ी है कोने में अंधेरे में दीवार के सहारे। तो वो हरप्रीत को आवाज मारता है, हरप्रीत, हरप्रीत। पर हरप्रीत कोई जवाब नहीं देती, वहां से कोई आवाज ही नहीं आती वापस। अब वो धीरे धीरे हरप्रीत की तरफ जा रहा है, उसको हल्का सा घबराहट भी हो रही है कि अंधेरे में खड़ी है वो और बिल्कुल अजीब सा स्केरी सा सीन हो रहा है। वो धीरे धीरे कदम बाय कदम उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसकी जो टोन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, हरप्रीत, हरप्रीत। फिर थोड़ा पास जा रहे तो हरप्रीत, हरप्रीत। और जब वो कुछ कदम ही दूर रह जाता है ना हरप्रीत से, तो हरप्रीत मुड़ती है, कोई जवाब नहीं देती, कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं करती, सीधे अपने कमरे में जाती है और भट करके दरवाजा बंद कर देती है। अब गुरप्रीत काफी डर जाता है, वो अपने कमरे में आ जाता है, बड़ा ही डिस्टर्ब होता है किसी तरह से। वो सोचता है यार सुबह ही बात करूंगा, अभी तो मैं नहीं चाह रहा। वो काफी घबरा जाता है। सुबह वो हरप्रीत के पास जाता है, वो हरप्रीत से बोलता है, ये सब बातें बताता है कि यार कल तू वहाँ खड़ी थी, मैंने तेरे को आवाज मारा, क्या है ये, तू सीधे अंदर चली गई। उस बात पे हरप्रीत उसे बोलती है कि तू पागल तो नहीं हो गया है, फालतू बातें मत कर मेरे से, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं गई। अब ये चीज ना गुरप्रीत को तो बड़ी डिस्टर्बिंग लगती है, पर गुरप्रीत ना ये बात किसी से शेयर नहीं करता। उसको एक तो तमाशा बनाना अच्छा नहीं लगता, वो बस ये बात सरबजीत को जरूर बता देता है कि यार ऐसे ऐसे करके गुरप्रीत को कल मैंने देखा था और वो पता नहीं यार मतलब बड़ा अजीब लगा, और जो भी पूरी कहानी समझा देता है। इसके बाद क्या होता है कि जो गुरप्रीत उसका भाई, वो छत पे अकेले जाना ही बंद कर देता है। उसको इतना डिस्टर्बिंग लगा होता है कि वो मतलब जाना ही छोड़ देता है। पर धीरे धीरे कुछ और चीजें भी होने लगती हैं जो कि गुरप्रीत को यानी कि हरप्रीत के भाई को बड़ा डिस्टर्ब सा कर देती है। अब उसका जो कमरा होता है ना गुरप्रीत का, वो हरप्रीत के बिल्कुल नीचे होता है, मतलब छत पे उसका कमरा है, उसके जस्ट नीचे उसके भाई का कमरा है। अब हरप्रीत का भाई बताता है कि जैसे ही वो सोने के लिए जाए या जैसे ही रात होती है, ऊपर वाले कमरे में उसको कुर्सी घिसड़ने की आवाज आने लगती थी, जैसे कि कोई बार बार कुर्सी इधर की इधर, इधर की इधर, इधर की इधर कर रहा है। अब वो आवाज आपको पता है ना कैसी होती है, अगर कोई आपके छत के ऊपर या कमरे ऊपर वाले कमरे में फर्नीचर खिसका है तो कितनी गंदी आवाज आती है। अब वो आवाज उसको आ रही है बार बार, और वो सो ही नहीं पा रहा उस चक्कर में। अब पहले तो उसने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, उसने सोचा यार बहन है मेरी, पढ़ाई वढ़ाई करती रहती है, कुछ अपनी टेबल वेबल खिसका रही होगी। पर फिर एक रात आवाज इतनी ज्यादा होने लगी ना, घड़ 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 घड़, कभी कुर्सी यहाँ की वहां जा रही है, वहां की यहाँ जा रही है, यहाँ की वहां। तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलता है यार मैं जाके देखता हूँ क्या कर क्या रही है यार ये। अब वो जब ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि हरप्रीत के रूम की लाइटें बंद हैं और जो उसका दरवाजा है वो आधा खुला हुआ है। वो बस ऐसे ना हल्के से अंदर झांक के देखता है तो वो देखता है कि उसकी बहन बेड पे लेटी हुई है, सोई हुई गहरी नींद में। और ये मतलब पूरा सीन उसको बड़ा ही अजीब लगता है कि इतना शोर आ रहा था, ये तो सोई भी है और वो भी इतनी अच्छी खासी गहरी नींद में। कितना डर लगा होगा दोस्तों से सोचो एक बार। पर ये सब होने के बाद भी गुरप्रीत की गलती यही थी कि ये बात उसने औरों से शेयर नहीं करी। खैर ये तो गुरप्रीत का था। अब हरप्रीत की मॉम की भी ना बड़े मतलब अजीब किस्से हो रहे थे हरप्रीत के साथ। अब हरप्रीत की माँ के जो सबसे डरावना किस्सा था हरप्रीत को लेके, वो उसके खाने से रिलेटेड था। अब हरप्रीत अक्सर कहा करती थी अपनी माँ से कि मैं ऊपर ही खाना खाऊंगी, मेरे को ऊपर ही खाने लाकर दिया करो, मैं नीचे नहीं खाऊंगी। तो एक रूटीन था जो कि कई साल हो गए थे होते हुए कि हरप्रीत की माँ खाना बना के ऊपर उसको खाना दे के आती थी। अब ऐसे ही एक रात हरप्रीत की माँ ने गर्म रोटी दाल सब्जी प्लेट में उसको देने गई। वो हरप्रीत को दिया उसने और उसके बाद वो नीचे आ गई। करीबन आधे पौने घंटे बाद उनको लगा कि शायद उसने खाना खा लिया होगा, तो वो अपनी प्लेट लेने चली गई। अब जब ऊपर वो प्लेट लेने के लिए जाती हैं तो वो देखती हैं कि प्लेट तो एकदम सपाचट है, तो वो खुश हो जाती है कि चलो बेटी ने खाना खाया। पर जब वो कमरे से निकल ही रही होती है तो उनकी नजर पड़ती है हरप्रीत के बेड के पास। वो देखती है कि हरप्रीत ने अपने बेड के नीचे जमीन पे छोटे छोटे टुकड़े करके वही रोटी जमीन पे रखी हुई होती है। अब जब आंटी थोड़े ध्यान से देखती है ना तो वो देखती है कि वो जो टुकड़े हैं ना नीचे पड़े हुए, उसमें अजीब सा काले काले से कीड़े चल रहे हैं उस पे, जैसे कि पता नहीं महीनों से खाना वहां पे पड़ा हो। अब उनको बहुत ही डर भी लगता है, बहुत ही गुस्सा आता है। वो बोलती है हरप्रीत ये क्या है बेटा, क्या क्या कर रखा है तूने। और जैसे उन्होंने हरप्रीत को बात बोली, हरप्रीत ने ऐसी ठंडी और ऐसी इमोशनलेस तरीके से अपनी माँ को देखा ना कि वो एकदम आंटी वहीं पे चुप हो जाती है। उनकी लिटरली उनकी रूह कांप जाती है। आंटी इतना डर जाती है उस रवैये से कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती है कि आगे एक शब्द भी हरप्रीत को बोले वो। ये तो एक किस्सा था ही दोस्तों जो कि बहुत ही डरावना था। इसके अलावा भी आंटी बताती हैं कि बहुत
बहुत सारे ऐसे ना छोटे छोटे इंस्टेंसेस थे जो कि मतलब बड़ा ही स्केयर करते थे उन्हें, बहुत ही उनको डरा देते थे। जैसे हरप्रीत का जो सोने का रवैया था ना, सोने का जो शेड्यूल था वो बिल्कुल बिल्कुल रैंडम हो चुका था, चेंज हो चुका था। सुबह आंटी 5:30-6 बजे उठती थी, उठ के नहा धो के अपना पूजा वगैरह करती थी, तो वो देखती थी कि पूजा वगैरह के टाइम पे ना हरप्रीत जगी हुई है। पर वो जगी भी जब होती थी ना, तो वो सीढ़ियों से सीधे की तरफ को देख रही होती थी। अब जब आंटी उसको आवाज लगाती थी, या होता है ना, आप देखते हो अपने बच्चे को तो आप बोलते हो बेटा उठ गई, तो वो जब हरप्रीत से कोई भी तरह की बात करती या कोई भी उनको आवाज लगाती, तो हरप्रीत बिना कोई जवाब दिए मुड़ती और सीधा अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर देती। और ये चीज ऑब्वियसली रूड तो है ही, उसके साथ साथ ही बहुत ही डरावनी और स्केरी लगती थी उसकी माँ को। अब इन सब चीजों के चलते ना इनके घर का माहौल बहुत ही टेंस हो चुका था। और ऑब्वियसली यार हरप्रीत की माँ तो माँ ही होती है ना, उनको हर समय ना हरप्रीत की टेंशन सताने लगी थी, उनको बहुत ही अंदर अंदर खा रही थी। ना वो खाना खा पाती थी, ना वो सो पाती थी। वो बस हर बार यही सोचती थी कि यार मेरी बेटी कैसी सी हो गई है, क्या हो गया मेरी बेटी को। ना तो वो अब कोई बातें शेयर करती है, ना वो कभी हंसती है, ना वो खाना खाती है, ना वो सोती है। अब आप सोचो किसी का बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा हो तो अब क्या करोगे। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है। अब आंटी ना वो गिव अप नहीं करती हरप्रीत पे। अब वो जब नीचे भी होती हैं तो उनको बार बार टेंशन हो रही होती है, पता नहीं उसने खाना खाया कि नहीं खाया, वो सोई कि नहीं सोई। तो ऐसे ही ना वो बार बार उसको चेक करने के लिए ऊपर जाना शुरू करती हैं। अब ऐसे एक दिन आंटी परेशान हो रही थी तो उनके मन में ख्याल आया कि यार एक बार मैं जाके देखूं क्या है, ये सोई है कि नहीं सोई है। अब आंटी ऊपर जाती हैं तो देखती हैं कि दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है हल्का सा। वो जाके उस दरवाजे को खोलती हैं। दरवाजा जब खोलते तो आवाज आती है ना चर्र सी, तो दरवाजा जब खुलता है तो देखती हैं कि सामने हरप्रीत टेबल पे बैठी हुई है, दरवाजे के तरफ बैक है उसका, मतलब जैसे मैं बैठा हूँ तो पीछे दरवाजा है। दरवाजा खुला, अब कोई भी पीछे से दरवाजा खोलेगा तो मैं मुड़ के देखूंगा ना, पर हरप्रीत ना बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं देती। उसका ना सर ऐसे टेबल पे से झुका हुआ था, तो पीछे से देख के ऐसा लगता है उसकी माँ को कि शायद हरप्रीत पढ़ाई कर रही है। अब ऑब्वियसली आंटी उसके बाद आवाज मारती है उसको, हरप्रीत बेटा हरप्रीत। पर हरप्रीत ना पीछे मुड़ती है ना कोई जवाब देती है। अब आप वो सीन इमेजिन करो कि आंटी ऐसे कमरे अंदर गई है, वो बिल्कुल मुड़ के देख ही नहीं रही है। फिर आंटी को भी घबराहट हो रही है, पर वो धीरे धीरे कदम बाय कदम हरप्रीत की तरफ बढ़ रही है। हरप्रीत हरप्रीत, कोई जवाब नहीं। वो जाती हैं जैसे पास तो देखती हैं कि हरप्रीत तो बैठी हुई है, पर हरप्रीत के आगे कोई किताब ही नहीं है, वो खाली टेबल पे बैठी हुई है। और उसके बाद आंटी से रहा नहीं जाता, वो हरप्रीत के कंधे पे से हाथ रखती हैं, उसे हिलाती हैं हरप्रीत। और जैसे वो हिलाती हैं हरप्रीत चेयर से नीचे गिर जाती है। आंटी उसे उठाती है, वो देखती है कि शी वॉज अनकॉन्शियस, वो तो बेहोश है। आंटी एकदम से पैनिक हो जाती है, आंटी एकदम हल्ला मचाती है, तो सारे लोग ऊपर आते हैं। उसके बाद फटाफट से एम्बुलेंस बुलाई जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर उसको इमीडिएटली ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं। हरप्रीत के ना शरीर में वैसे भी अब कोई जान ही नहीं बची थी, वो इतनी वीक हो गई थी। खैर उसको जब वो ड्रिप वगैरह चढ़ती हैं, दवाई वगैरह लगाते हैं डॉक्टर, तो धीरे धीरे फिर उसकी आंख खुलती है। और अब जब वो आंख खोलती है, वो ऐसी बातें कर देती है अपने घर वालों से कि सारे घर वाले ना बिल्कुल मतलब वो पागल हो जाते हैं, इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या बताऊं मैं आपको। हरप्रीत अपने माँ बाप को ही पहचानने से मना कर देती है। बाकी रिश्तेदारों को तो भूल ही जाओ, अपनी माँ बाप को नहीं पहचान रही। वो आंटी रोने लगती है और आंटी जाती है, उसको प्यार से उसके सर में हाथ फिराती है, बेटा क्या कह रही है। तो वो उसका हाथ ऐसे हटाती है, बोलती है आप कौन हो, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या क्या कर रहे हो आप ये लोग। हरप्रीत ऐसे सवाल पूछ रही होती है अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई बहनों से कि लिटरली उनका दिल ना सबका ऐसा टूटने को हो जाता है। मतलब ऐसे सवाल तो कोई अजनबी भी नहीं पूछ सकता। डॉक्टर्स भी वहाँ पे सारे शॉक्ड हो जाते हैं। अब डॉक्टर्स ये सारी चीजें देख के ना उनको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ, वहां जाके शायद आपको पता चल पाएगा कि इसको इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है इसे। अब हरप्रीत मान तो नहीं रही थी इनकी बात, पर जैसे तैसे वो हरप्रीत को घर लेके जाते हैं। हरप्रीत को अपने रूम में फिर लिटा देते हैं, थोड़ी वीक तो थी वो। सारे लोग उसके रूम में ही होते हैं, बातचीत चल रही होती है। फिर हरप्रीत के लिए खाना मंगाते हैं, फिर खाना खाती है वो। तो आज तो वो बढ़िया से खाना वाना खा लेती है। उसके बाद फिर रात होने लगती है तो बाकी सारे लोग धीरे धीरे अपने रूम में चले जाते हैं। अब आंटी हरप्रीत से रिक्वेस्ट करती हैं कि बेटा मैं तेरे साथ ही सो जाती हूँ। तो हरप्रीत बिल्कुल पोलाइटली उन्हें मना कर देती है, एकदम शांत कि नहीं यहाँ नहीं सो गया। हरप्रीत का जो कैरेक्टर था ना दोस्तों, वो बहुत शांत हो चुका था। मतलब वो ना जनरली कभी भी कुछ ऐसे ऊपर नीचे होता है ना तो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, पर हरप्रीत बहुत साइलेंट हो गई थी, बहुत ही शांत हो गई थी। मतलब वो ना रिएक्ट नहीं करती थी किसी चीज को लेके, तो वो चीज और ज्यादा डरा रही थी। होता ना आपकी कभी किसी से लड़ाई हो जाए, कोई नाराज हो जाए, वो गुस्सा करते समझ में आता है। अगर वो आपसे कुछ बोले ही ना, वो शांत रहे, बस वो आपको नॉर्मल देखता रहे, तो वो चीज़ ज़्यादा आपको डराएगी, ज़्यादा स्केयर करेगी। तो वो मना कर देती है और फिर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई जिद करने की, तो बाकी सारे लोग आके अपने अपने रूम में सो जाते हैं। अब रात में सब अपने कमरे में तो आ गए, पर सब कॉन्शियस थे, बड़ा ऑब्वियसली घबराहट थी सबको। खैर धीरे धीरे रात आगे बढ़ती जाती है और जब रात थोड़ी गहरी हो जाती है तो नीचे वाले फ्लोर पे ना आवाज़ सी आने लगती है किसी की छत पे चलने की। जब कोई छत पे चलता है ना
तो धम 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 हल्की हल्की आवाज सी आती है, तो वैसी आवाज उन लोगों को आने लगती है। अब वो आवाज थोड़ी सी आती तो वो लोग सोचते हैं कि शायद वो हवा खाने के लिए बाहर आई हुई है, और वो आवाज से ना ऐसा भी महसूस हो रहा था जैसे सामने ऊपर छत पे कोई नंगे पैर चल रहा है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि अब थोड़ा सा बीमार हो गई थी तो शायद छत पे थोड़ा हवा ले रही होगी, पर वो आवाज आते ही जाती है, रुकती ही नहीं है। तो ऑब्वियसली हरप्रीत के जो फादर है यार उनसे रहा नहीं जाता, वो कहते हैं मैं एक बार देख के आता हूँ। अब जब वो टेरेस पे जाते हैं तो वो देखते हैं छत पे तो कोई है ही नहीं, आवाज कैसे आ रही थी। अब ऑब्वियसली वो सोचते हैं यार एक बार नीचे जाने से पहले हरप्रीत के रूम पे भी नजर मार लेता हूँ। तो वो हरप्रीत के रूम की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही वो हरप्रीत के दरवाजे के सामने पहुंचते हैं तो उनको ना हल्की हल्की किसी की बात करने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो हरप्रीत किसी से बात कर रही है। तो उसके फादर दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खुल जाता है एकदम से, और जब दरवाजा खुलता है वो देखते हैं कि हरप्रीत तो बेड पे सोई हुई है, वो भी गहरी नींद में। उसके 1 सेकंड पहले तो उन्होंने किसी से बात करते हुए सुना था उसको। अब ये देख के अंकल हैरान हो जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। यार 1 सेकंड पहले उन्होंने किसी को बात करते हुए सुना है उस कमरे में। भाई उनकी बेटी ना तो पढ़ रही है, ना कुछ कर रही है, ना किसी से फोन पे बात कर रही है, वो सोई हुई है। सोचो कैसा लगा होगा उनको उस समय पे। एकदम से ना घबराहट के मारे ना उनका दिल ऐसे धड़कने लगता है तेज तेज। अब वो नीचे आ जाते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं। हरप्रीत की मॉम पूछती है क्या था ऊपर, ठीक था। अब वो ऑब्वियसली ये बात किसी से डिस्कस नहीं करते, ऑब्वियसली फिर उसकी माँ भी डर जाएगी, घबराहट हो जाएगी, वो ना वो बस इस चीज़ को अपने अंदर रख लेते हैं। अब ऑब्वियसली इस बारे में तो बात नहीं करते, पर हाँ वो उसकी माँ से ये ज़रूर बात करते हैं कि इसको कौन से डॉक्टर को दिखाएं, कौन से मेंटल हॉस्पिटल दिखाएं, ये सारा डिस्कशन वो लोग कर रहे होते हैं। अब हरप्रीत के माँ बाप सो तो नहीं पा रहे थे, बस वो बेड पे लेटे थे और वो धीरे धीरे अपने सामने वाली दीवार पे लगी हुई घड़ी को देख रहे थे, जो कि धीरे धीरे टाइम को बढ़ा रही थी। टिक 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 टिक, पहले 12 बजते हैं, फिर 1 बजता है, फिर 1:30 बजता है, फिर 2:30 बजता है। ये बस लेटे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे, रेस्टलेसनेस है, एंग्जाइटी हो रही है। कि इसके बीच हरप्रीत की माँ हरप्रीत के फादर को कहती है कि एक बार प्लीज ऊपर जाके चेक कर लो, हरप्रीत ठीक तो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि बस इतना सा बोलती है और उसके फादर समझ जाते हैं। क्योंकि दोनों के अंदर घबराहट थी तो दोनों फिर ऊपर जाते हैं। वो देखते हैं कि हरप्रीत का जो रूम का दरवाजा है ना, वो दरवाजा खुला हुआ है, और जैसे ही वो खुला हुआ दरवाजा देखते हैं ना, इनके अंदर लिटरली इनकी हार्ट बीट्स बहुत तेज हो गई होती है, बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं। क्योंकि जब ये लोग नीचे आए थे तो प्रॉपर उसको बेड में लिटा के दरवाजा बंद करके ही आए थे। सबसे पहले लोग टेरेस में देखते हैं कि टेरेस में तो कहीं वो टहल नहीं रही, कहीं उसकी सांस ना आ रही हो या कुछ ना हो रही हो। टेरेस में कोई नहीं होता है, एकदम पिच ब्लैक, ना चांद की रोशनी आ रही है, ना मोहल्ले की लाइटें जल रही हैं, एकदम डार्क। बस हल्की हल्की कमरे के अंदर से रोशनी आ रही है, हल्की सी। ये धीरे धीरे उस कमरे के अंदर जाते हैं। इस कमरे का दरवाजे को ये लोग हल्का सा खोलते हैं, तो दरवाजा खुलता है तो उसकी आवाज होती है। उसकी आवाज ऐसी इनको फील होती है जैसे मानो पता नहीं कितना ही तेज इन्होंने कोई चीज रगड़ दी हो, क्योंकि इतना सन्नाटा होता है ना उस जगह पे कि वो दरवाजे की आवाज भी बहुत इनको चुभती है। ये खोलते हैं और उस अंधेरे रूम में ना आंखों से बस कोशिश करते हैं देखने की कि अंदर इनकी बेटी क्या कर रही है। ये बेड पे नजर मारते हैं तो इनको ऐसा लगता है शायद वो बेड पे लेटी हुई है। ये 2-3 कदम रूम के अंदर लेते हैं और आवाज मारते हैं, हरप्रीत हरप्रीत। बेड में कोई मूवमेंट नहीं होता। ये थोड़ा सा बेड के नजदीक जाते हैं, ये देखते हैं कि उस बेड पे कंबल वगैरह ऐसे बस पड़ा हुआ है, पर उस बेड पे कोई लेटा नहीं हुआ। एकदम से घबरा जाते हैं, ये रूम में देखने की कोशिश करते हैं। तब तक उसकी माँ रूम की लाइट ऑन कर देती है। जैसे ही लोग रूम की लाइट ऑन करते हैं ना, ये देखते हैं कि हरप्रीत कमरे के ना कोने में खड़ी है। बेसिकली वो कमरे का कोना पे मान लीजिए इस तरह का कॉर्नर है, ठीक है, जैसे दीवार होती है ना, 2 दीवार है, इधर टेबल लगी हुई है। तो टेबल जनरली टेबल पे बैठती थी, अब वो टेबल के बगल में यूं खड़ी है और दीवार की तरफ को सर करके खड़ी है वो, और लिटरली उसने सर झुकाया हुआ है और वो बस दीवार की तरफ खड़ी है, दैट्स इट। और ये लोग मतलब इनकी हालत टाइट हो जाती है देख के अपनी बेटी को ऐसे। ये बोलते हैं हरप्रीत हरप्रीत, और वो कोई जवाब नहीं देती, कुछ भी नहीं। ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इनके ना पैरों में इनको फील होता है कि कुछ गीला गीला सा है। ये नीचे देखते हैं तो वहां पे दोस्तों फ्लोर पे पूरी शिट पड़ी होती है। शायद वो हरप्रीत ने पूरा फ्लोर पे ही टॉयलेट कर दी थी। सरबजीत बताती है कि भैया वो ऐसा सीन है ना, मतलब वो जब ये लोग इमेजिन करते हैं ना, इनकी अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे रूम में लिटरली देयर वाज शिट एवरीवेयर, फ्लोर पे पूरा शिट ही शिट, एंड देयर वाज यूरिन आल्सो। एंड ये लोग जब देखते हैं हरप्रीत को, तो हरप्रीत के भी ना पूरे नीचे से, मतलब उसने ना ऐसे निक्कर टाइप का पहना हुआ था, तो पूरा इट वाज ऑल डर्टी, गंदा, उसके पैरों वैरों गंदा था। एंड हरप्रीत लिटरली शी वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसके बाद दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अभी सोचते हैं यार रात के 2:30-3 बजे में हम कैसे चिल्लाएं, मतलब क्या करें। तो उसके फादर जाते हैं, प्यार से उसको कंधे को पकड़ के ऐसे हल्का सा घुमाते हैं। और जब वो घुमाते हैं ना, तो जो हरप्रीत होती है, ऐसा नहीं कि उसकी आंखें वांखें बंद है, वो नॉर्मल देख रही होती है, जैसे नॉर्मल खड़े होकर, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ना, लाइक लिटरली डेड एक्सप्रेशन। वो अपने फादर को देख रही है, और जब वो देख रही होती है तो उसके फादर उसको ऐसे ऐसे करके मारते हैं, बेटा बेटा बेटा। तो वो बोलती है हाँ क्या हुआ,
क्या हुआ, आप लोग मेरे रूम में क्यों आए हो? वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे मानो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड दैट स्कैर्ड द हेल आउट ऑफ हर पेरेंट्स। उसके बाद वो उसकी माँ उसको बाथरूम में ले जाती है, कहती है बेटा मैं नहला देती हूँ। तो वो एकदम से ना, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत एग्रेसिव थी, बट वो ये बोल रही थी कि आप क्यों नहलाओगे मुझे, मैं खुद नहा लूंगी, आप कौन हो? मैं नहीं, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, सॉरी मैं खुद नहा लूंगी, आप परेशान मत हो। खैर वो लोग उसको किसी तरह से, वो बाथरूम जाती है, नहाती है, फिर बाहर आती है, बाहर आके फिर क्लीन होकर बेड पे उसको लेटाते हैं। तब तक पीछे से उसका पूरा रूम उसकी माँ ने क्लीन करा होता है। बेचारी, मतलब क्या बीती होगी ना उनमें, मेरे को ये लिटरली समझ में नहीं आता है। इस मोमेंट ऑफ टाइम तक वो दोनों ये समझ चुके थे कि ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद हमें एक्सटर्नल किसी से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिचुएशन अब उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। अगर आपकी बेटी को पता ही ना चले और वो हर जगह पे शिट कर दे, यूरिन कर दे, लिटरली उसको अपनी टॉयलेट पे ही अगर कंट्रोल नहीं है, तो आप सोचो क्या सिचुएशन हो गई होगी। खैर वो पूरा रूम तब तक क्लीन वीन कर चुके थे, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर चुके थे। एंड यू नो उसके बाद उसको वो सुलाते हैं, उसके बाद वो नीचे आते हैं। जब तक वो नीचे आते हैं तो ऑलमोस्ट वो कहते हैं ना, जो एकदम सुबह सुबह का टाइम होता है, हल्का हल्का का उजाला होने लगता है। तो उसकी जो माँ है वो बहुत घबरा जाती है और वो फिर सीधे जाके मंदिर में बैठ जाती हैं एंड वो प्रे करने लगती हैं। अब अगला दिन शुरू होता है। घर वालों को ये रात वाला इंसिडेंट तो पता ही नहीं होता है, बट हाँ उनको, खैर उनको ये सब तो उन्होंने पहले की तो कंडीशन देखी होती है। तो सारे लोग मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं कि अब क्या करा जाए, कैसे हरप्रीत का ट्रीटमेंट करा जाए। हरप्रीत की इस कंडीशन की जो खबरें थी वो आस पड़ोस में, इधर उधर पड़ोसियों में, रिलेटिव्स में भी चले गई थी। तो काफी सारे लोगों से बातचीत कर रहे थे वो लोग कि अगर ट्रीटमेंट हो तो कहाँ से हो। उसकी जो माँ थी, क्योंकि शी वॉज अ रिलीजियस लेडी, तो वो कई सारे लोगों से पूछ रही थी कि कोई झाड़ फूक कर देगा क्या, कोई बाबा हो, कोई गुरु हो जो बताए देख के कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, वो कैसे ठीक होगी। तो ये सारी चीजें करते 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 पूरा दिन बीत गया। ये लोग कई बार हरप्रीत के रूम में आए, हरप्रीत ने उनको पहचानने से फिर से मना कर दिया, बट देन हरप्रीत ने खाना वगैरह खाया। तो ये लोग इसलिए खुश थे कि चलो इसने कुछ खाया पिया तो सही। होता क्या दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है हमें कि यार ये इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं ले रहे, इसको लेके क्यों नहीं जा रहे, ये क्यों नहीं कर रहे। बट इन चीजों को प्लान करना पड़ता है। जब आपके साथ कोई मेंटली अनस्टेबल आदमी हो, अनस्टेबल इंसान हो, तो आप उसको जब कहीं लेके जाते हो तो आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है इसकी। तो बस वही घर वाले कर रहे थे एंड उनका प्लान था कि ASAP हरप्रीत को मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है, चाहे वो किसी गुरुजी बाबा जी के ले जाना हो, मेडिकल ट्रीटमेंट ले जाना हो, तो वो हमें इमीडिएटली करना है। तो करते करते दिन बीत जाता है और हरप्रीत की कंडीशन सेम थी। वो अपने रूम में बस नॉर्मल बैठी हुई थी और ना टीवी ऑन था ना वो कुछ, वो बस बेड पे बैठ के सामने वाली दीवार को देख रही थी। उसके साथ लोग बैठे होते थे रूम में, तो वो उन लोगों की तरफ देखती नहीं थी। मतलब आसपास लोग बैठे हुए इमेजिन करो, मैं सीधा सामने बस दीवार देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। तो वो इस तरह से उसका रिएक्शन था, विच वॉज वेरी 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 स्कैरी। सर्वजीत बताती है कि वो लोग इतना घबरा चुके थे कि वो हरप्रीत के रूम के अंदर भी नहीं जाते थे। वो रूम के अंदर जाने में भी उनको डर लगता था। वो इतना ज्यादा सब बच्चे डर चुके थे। इनफैक्ट वो तो छोड़ो, आस पड़ोस के लोग उनके घर के आगे पीछे से जाना बंद कर चुके थे। इतना ज्यादा ये बात फैल चुकी थी और नेगेटिव हो चुकी थी। खैर वो दिन बीतता है, दिन वो रात आती है और वो ऐसी रात है दोस्तों, ट्रस्ट मी, आपकी रूह कांपने वाली है। करते करते रात होती है, माँ बाप का वही सेम, बेचारे परेशान हैं, एंग्शियस हैं, सो नहीं पा रहे हैं कि 1:30 बजे करीबन सरबजीत की मम्मी को अपने बेडरूम में पानी या कुछ लिक्विड गिरने की आवाज आती है। जब वो ध्यान से सुनते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि वो उनके फ्लोर पे ही लिविंग रूम से वो आवाज आ रही है। अब हरप्रीत के मॉम डैड को जब वो आवाज थोड़ी और तेज आने लगी, जैसे कुछ ज्यादा पानी सा गिर रहा हो, तो तब वो एकदम से अलार्म होते हैं, वो लाइट ऑन करते हैं और बाहर जाते हैं। और जब वो लिविंग रूम की लाइट्स ऑन करते हैं, जो चीज उनकी आंखों के आगे होती है, आई डोंट थिंक सो वो क्या कोई भी माँ बाप उससे लाइफ लॉन्ग कभी रिकवर कर सकता है। वो देखते हैं कि हरप्रीत पूरी गीली है और उसके हाथ में एक बॉटल है और उस बॉटल में ना कुछ लिक्विड है जो कि तेल जैसा या पेट्रोल जैसा लग रहा है। उनको सेकंड्स भी नहीं लगे ये चीज रियलाइज करने में कि वो जो चीज हरप्रीत अपने सर पे डाल रही है दैट इज पेट्रोल। और जब तक वो रिएक्ट कर पाते ना, हरप्रीत अपने ऊपर आग लगा लेती, लाइक अपनी माँ बाप की आंखों के आगे। एंड ऐसा नहीं था कि आग लगाने के बाद वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, शी वॉज लाफिंग लाइक क्रेजी। हरप्रीत की पूरी बॉडी से लपटें निकल रही थी और उससे चीखने की जगह हंसने की आवाज आ रही थी, तेज 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 तेज। और वो लिविंग रूम में भागे जा रही थी। बहुत शोर होने लगा। हरप्रीत की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, हरप्रीत के पापा चिल्लाने लगे और सारे लोग दौड़ के नीचे आए और सब ने अपनी आंखों के आगे ये अनहोनी होते हुए देखी। सरबजीत बताती हैं कि जब वो आई नीचे और उसने जो नजारा देखा,
उसने देखा कि अंकल आंटी हरप्रीत के ऊपर कंबल डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, किसी तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद भी हल्के फुल्के जल रहे हैं, पर वो दे आर नॉट केयरिंग। वो बस अपनी बेटी को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी शरीर पे लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनली वो आग तो बुझ जाती है, पर हरप्रीत बहुत सीवियरली बर्न हो जाती है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है उनको एंड शी वॉज रश टू अ हॉस्पिटल। डॉक्टर्स बताते हैं कि 80% बर्न हो चुका है एंड बहुत सीवियर कंडीशन है। उसे वेंटिलेटर में रखा जाता है इमीडिएटली। जब तक ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं, ये खबर हर जगह फैल चुकी होती है, तो इनके सारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार वहां पे आना शुरू कर देते हैं। एंड नोबडी कुड बिलीव कि हरप्रीत, जो कि इतनी हैप्पी लड़की, बबली लड़की, इतनी खूबसूरत, एकदम मस्त सरदारनी, आज इस सिचुएशन में वेंटिलेटर में उसने खुद पे आग लगा ली। एंड द मोस्ट स्कैरी पार्ट वाज कि वो खुद पे आग लगा के हंस रही थी, लाइक इट वाज सम काइंड ऑफ अ गेम। ये कैसे हो सकता है? सब हैरान थे, सब टूट चुके थे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था किसी को अपने सामने। डॉक्टर्स बता चुके थे कि हरप्रीत की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और हरप्रीत का यहाँ से बच पाना बड़ा मुश्किल है, पर देन मिरेकल्स लाइफ में होती है, तो डॉक्टर्स बस उसी का वेट कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली हरप्रीत के केस में कोई मिरेकल नहीं हुआ। 4 दिन तक हरप्रीत फॉट फॉर अ लाइफ, किसी तरह मशीन्स ने उसको जिंदा रखा। बट देन ऑन 4th डे हरप्रीत वॉज नो मोर। सब टूट चुके थे इसके बाद। हरप्रीत के माँ बाप का तो रो रो के बुरा हाल था। इनफैक्ट पूरी फैमिली वॉज पेट्रिफाइड। इतना डरावनी चीज उन्होंने देख ली थी कि अंदर तक दिल के सबके घबराहट और डर ऐसे भर गया था, पसीज गया था। इसके बाद हरप्रीत के एंडिंग रिचुअल्स कराए गए एंड उसके बाद पाठ कराया गया। सबका यही मानना था कि क्योंकि इस तरह से उसकी एक्सीडेंट, मतलब बीच में एक्सीडेंटल डेथ हुई है, उसने मतलब जो भी करा है, तो पाठ वगैरह कराते हैं सो दैट उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, उसको शांति मिले, वो भटके ना। तो बहुत सारे पाठ, पूजा, इस तरह की चीजें कराई गई। सब लोग बहुत दुखी तो थे, बट देन है ना, आपको अपना फर्ज अदा करना बहुत जरूरी है। तो इसी बीच उनके घर में कुछ बाबा जी वगैरह आते हैं, और वो जो बाबा जी वगैरह उस घर में आते हैं, थोड़ी देर वहां पे वो टाइम बिताते हैं। तो उसके बाद वो हरप्रीत के पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपके घर में हमें एक बहुत ही एक खराब और एक परेशान आत्मा के होने का आभास हो रहा है। और थोड़ा टाइम और बिताने के बाद बाबा जी इनको बताते हैं कि वो एक नहीं, हमें जो महसूस हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी अशुभ आत्माएं। और जब ये सारी बातें हरप्रीत के फादर सुनते हैं तो ये लिटरली लॉस्ट हिज माइंड। उसके फादर अभी तक अपनी बेटी को एक मेंटल पेशेंट समझ रहे थे, पर ये बाबा जी ने जो बात बोली थी, ये तो कुछ अलग ही बात बोल दी थी। मतलब बाबा जी का कहना ये था कि इस घर में नेगेटिव आत्माएं हैं, और क्या यही रीजन होगा जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है? वो इन बातों से फाइट ही नहीं कर पा रहे थे अपने माइंड में। पर खैर बाबा जी इनको बोल के गए थे कि कल हम आराम से आएंगे इस घर में, और हम लोग आराम से आके इस घर को अच्छे से देखना चाहेंगे और फिर बताएंगे कि आप लोगों के लिए क्या चीज बेस्ट है। अब पूरी रात बेचारे सो नहीं पाते इसके पेरेंट्स, बहुत घबराहट में। इनफैक्ट पूरा परिवार ही काफी घबराया हुआ होता है, पर पूरी रात में ऐसा कुछ एबनॉर्मल पैरानॉर्मल कुछ भी नहीं होता। इट वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नाइट। सुबह होती है, सुबह बाबा जी वगैरह आते हैं, और जब वो आते हैं घर के अंदर, तो जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, तो दरवाजा खोलते ही वो किसी से कोई बात नहीं करते। वो बस घर में बस घूमते जाते हैं, चलते जाते हैं, और उसके बाद वो घर के सेंटर में आ जाते हैं और आंखें बंद करके थोड़ी देर वहां पे ध्यान लगाते हैं। इसके बाद वो सीधे इशारा करते हैं टॉप फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे हरप्रीत का रूम था। वो जाते हैं और फिर हरप्रीत के फ्लोर पे आ जाते हैं, जो टेरेस थी। उसके बाद वो टेरेस में भी थोड़ी देर खड़े रहते हैं, आंखें बंद करते हैं। शायद वो कुछ एनर्जीज या कुछ एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो ऐसा कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो जो शायद नॉर्मल लोगों को ना दिखता हो। उसके बाद वो फिर हरप्रीत के रूम की तरफ इशारा करते हैं। हरप्रीत का रूम खोला जाता है और वो रूम के अंदर एंटर करते हैं। जैसे वो रूम के अंदर एंटर करते हैं, वो सीधे जाते हैं हरप्रीत की टेबल के ऊपर, और हरप्रीत के टेबल के ऊपर एक ना आर्टिफिशियल पॉट रखा हुआ होता है। पॉट तो आर्टिफिशियल ही होता है, पर उसमें प्लांट भी आर्टिफिशियल होता है, बड़ा खूबसूरत सा। ये पॉट है ना, इसी तरह का होता है, थोड़ा सा बड़ा। तो उसको धाड़ करके मारते हैं जमीन पे, और पॉट ऐसे टूट के मतलब बिखर जाता है, और उसके अंदर से उनको एक काले रंग की पोटली मिलती है। बाबा जी उस पोटली को उठाते हैं और उस पोटली को जमीन पे बिखार देते हैं। जब जमीन पे वो बिखेर देते हैं ना उस पोटली को, तो उस पोटली के अंदर बहुत ही अजीब अजीब चीजें होती हैं। सबसे पहले तो उसके अंदर राख होती है, उसके अलावा उसमें एक सूखी हुई मिर्च होती है जो कि कंप्लीटली सूख चुकी होती है। साथ ही उसमें नमक होता है, और नमक के साथ एक पर्ची होती है जिसमें लाल रंग से हरप्रीत का नाम लिखा होता है। और इन सब के अलावा 1 रुपए का सिक्का होता है उसमें। इन सब चीजों के अलावा उस पोटली में कुछ नाखून भी होते हैं। वो किसी इंसान के नाखून नहीं थे, पक्का किसी जानवर के नाखून थे, क्योंकि काफी बड़े थे।
अब क्या थे किसके थे ये बता पाना बड़ा मुश्किल था, पर ये पोटली देखते ही पूरे घर में हर इंसान समझ चुका था कि क्या हुआ है। सब हैरान थे। वो 2-3 साल से अपनी बेटी को, अपने घर की बच्ची को मेंटली अनस्टेबल समझ रहे थे, और ये क्या चीज है, ये क्या चीज निकल आई उसके रूम से। उस कमरे में दोस्तों बीच में बाबा जी फ्लोर पे बैठे हुए हैं, उनके आगे वो बिखरा हुआ है सामान, सारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं क्या हो रहा है। और तभी इनकी जो कजन थी ना सुखी बोलती है, मैं बताऊं ये पॉट कहाँ से आया है? तो सबने बोला हाँ हाँ बता बेटा। सुखी बताती है ये पॉट तो मैत्री दीदी ने दिया था हरप्रीत दीदी को, और फ्रेंडशिप डे के दिन ही दिया था, और मैंने खुद देखा ये, और साथ में उन्होंने एक बैंड भी इनके बांधा था। सुखी बताती है कि मैत्री ने जो बैंड भी बांधा था ना हरप्रीत के, जब सुखी ने देखा था तो वो बैंड जैसा तो उसे कहीं से भी नहीं लगा, वो कुछ अजीब सा लाल और हरे रंग का धागा था और बहुत ही वियर्ड था। और उसको ये चीज इसलिए इतने अच्छे से याद है क्योंकि ये चीज उसकी आंखों के आगे हुई थी, और वो बैंड की वजह से ही वो उसका ध्यान भी गया था कि ये कितना अजीब सा बैंड है। खैर उसके बाद ये जो फ्रेंडशिप डे था, इस दिन के बाद से इन दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। और खैर इसके बाद सारे लोग डॉट्स कनेक्ट करने लगे। ये जो दिन था दोस्तों, इस दिन के बाद से ही हरप्रीत के अंदर चेंजेस आने शुरू हुए थे। इसके बाद से फिर हरप्रीत अलग अलग रहने लगी थी, किसी से बात करना उसने कम कर दिया था, एंड देन सब लोग समझ चुके थे कि ये सब क्या हुआ है। लोग सोच रहे थे, और इसी बीच पापा बोलते हैं इसी लड़की ने किया है, तेरी बच्ची को मारने के लिए काला जादू किया, और ये ऐसा जादू किया है जिसमें मौत निश्चित है। हरप्रीत के फादर जोर जोर से रोने लगते हैं। वो बेचारे बस यही बार बार बोल रहे थे कि काश मैंने कमरा ना बनाया होता, काश वो अकेले ना रही होती, अगर वो अकेले नहीं रही होती तो हमारा ध्यान उस पर गया होता, किसी न किसी ने तो कुछ ना कुछ उसकी मदद करी होती, पता नहीं उसने क्या सहा क्या ना सहा, दोस्ती में क्या दिक्कत थी नहीं थी, क्यों क्या होगा मेरी बच्ची के साथ। अब ये बहुत सारे सवाल थे उनके, पर इनका जवाब कोई भी नहीं था। बाबा उस राख को अपने हाथ में लेते हैं और आंखें बंद करके बोलते हैं कि ये बच्ची बहुत अकेली थी, बहुत अकेली, और इसने जो सहा है मैं नहीं बता पाऊंगा। और जब ये बात बोल रहे थे ना बाबा जी, तो उनका भी गला भराया था। पता नहीं शायद उन्होंने कितना दर्द, कितनी तकलीफ देख ली थी जो हरप्रीत ने सही थी। बाबा जी बोलते हैं कि सारी बातें तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, पर बस इस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, ये खुशी खुशी रहे जहां रहे, बस उसकी प्रार्थना करेंगे और बस उसके लिए पूजा करेंगे। सरबजीत बताती है कि उस रूम में देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन हु वाज नॉट क्राइंग। बाबा तक इमोशनल हो गए थे, एंड एवरीबॉडी वाज क्राइंग, क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि आपके घर की बच्ची बेचारी क्या गो थ्रू करा उसने, है ना। एक छोटा सा, मतलब काश पहले पता चल गया होता, वो पॉट तोड़ दिया होता, हटा दिया होता, तो सब कुछ ठीक हो गया होता। एवरीबडी वॉज क्राइंग एंड एवरीबडी वॉज इमोशनल, एंड आई एम श्योर आप लोग भी इमोशनल फील करोगे। मैं कहानी सुनाते हुए इमोशनल फील कर रहा हूँ लिटरली, मतलब ऐसा अजीब लग रहा है मुझे कि शिट क्या हुआ होगा ना बेचारी के साथ। खैर दोस्तों, इसके बाद भी थोड़ी सी कहानी है। अब इसके बाद दोस्तों थोड़े दिन बाद सरबजीत की जो सिस्टर थी, कजन, वो सुखी, वो कॉलेज जाती है, तो वह मैत्री के लिए पूछती है वो, लेकिन उसे पता चलता है कि मैत्री तो करीबन 1 महीने से कॉलेज आई ही नहीं है, ना ही उसका नंबर लग रहा है। बट उसके साथ के कुछ फ्रेंड्स थे, उसके पीजी का एड्रेस मिलता है उसके बाद। लेकिन जब सुखी वहां पे जाती है तो वो पीजी का ओनर बताता है कि वो यहाँ से छोड़ के चली गई है, और अब किसी को कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ गई। बट आज वो जहां भी हो, हरप्रीत की फैमिली की जो कर्ज है ना, वो उसके साथ। मतलब किसी की लाइफ खत्म करके आप कैसे खुश रह सकते हो। और ये जो करते हैं ना दोस्तों ये लोग, ये क्यों करा इसने पता नहीं, बट ये जो लोग करते हैं ये ऐसा नहीं, ये बहुत खुश रहते हैं। आप किसी के लिए ब्लैक मैजिक या इस तरह की नेगेटिव चीजें करोगे ना, तो वो काफी हद तक आप पे भी आता ही है। दोस्तों दिस इज वन ऑफ दो स्टोरीज जिसका एंड में क्लोजर नहीं मिलता है, ना हरप्रीत की फैमिली को, ना सरबजीत को, ना मुझे और ना आपको। कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि वो सिर्फ मेंटली सिक हो सकता है ब्लैक मैजिक की वजह से हो, पता नहीं क्या हुआ हो मैत्री और हरप्रीत के बीच में, क्यों मैत्री ने हरप्रीत के लिए सब किया, क्या वो पढ़ाई के लिए जेलस थी, उसकी सक्सेस से जेलस थी, उसके खूबसूरती से जेलस थी, क्या था रीजन, कोई जवाब नहीं है। एंड इन चीजों का सरबजीत बताती है कि इन लोगों ने भी फिर जवाब ढूंढने रोक दिए, बंद कर दिए, क्योंकि ये सब चीजें उनको बहुत हर्ट कर रही थी। उनको यही समझ में आया उनकी फैमिली को कि इट वॉज बेटर टू मूव ऑन, एंड दैट वॉज द रीजन कि फिर सरबजीत भी अभी इंडिया से हटके कनाडा है, एंड दे आर लिविंग अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। बट स्टिल यू नो, ये कहानी भी मतलब बहुत हिम्मत करके सरबजीत ने मेरे को भेजी है जेन्युइनली। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों। काफी हैवी स्टोरी थी, बट आई होप आपने ये पूरी सुनी हो। एंड बस इस कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपकी भी कहानियां हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आप कर सकते हैं। हर किसी की लाइफ के साथ चीजें हुई हैं, मेरी लाइफ में हुई हैं, सरबजीत की लाइफ में हुई है, हरप्रीत की लाइफ में हुई है। कुछ नहीं होता, घबराने की कोई बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो लोगों को काफी कुछ
कुछ चीजें यहाँ पे पता लगती हैं, लोग अवेयर होते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड तक आपने पूरा देखा, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप और कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट वीडियो खत्म करने से पहले कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, उससे रीच बढ़ती है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट चैनल को ग्रोथ होने में हेल्प हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वी आर वेरी क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर्स। ऑल थैंक्स टू यू गाइज, आई लव यू गाइज सो मच। अपना ख्याल रखिएगा एंड अलर्ट रहिएगा। ओके बाय।